हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट अजय आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एएसपी लॉ ऑफिस पर। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि चेक बाउंस का नोटिस भेजने के बाद कोर्ट में प्रोसीडिंग किस तरह से होती हैं। कोर्ट में केस फाइल होने के बाद सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज होगी केस की, वो होगी प्री समनिंग एविडेंस। उसके लिए हम अलग से प्री समनिंग एविडेंस एट द टाइम फाइलिंग ऑफ केस भी हम दे सकते हैं और एट द टाइम ऑफ एविडेंस के टाइम पे भी हम प्री समनिंग एविडेंस का एफिडेविट दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी एज ए प्री समनिंग एविडेंस। प्री समनिंग एविडेंस करा के प्री समनिंग आर्गूमेंट हो जाएंगे। आर्गूमेंट होने के बाद में आपका केस, अगर मजिस्ट्रेट को प्राइमा फेसाई सारे डॉक्यूमेंट्स देख के आपकी अवर्मेंट्स या आपके आर्गूमेंट सुनने के बाद ऐसा प्रतीत होगा कि केस मेड आउट होता है अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट, तो मजिस्ट्रेट अपोजिट पार्टी मतलब कि प्रपोज एक्यूज को सम्मन कर देगा कोर्ट में हाजिर करने के लिए। अब दोस्तों, यहाँ पर दो रास्ते हैं। एक तो ये कि अगर अक्यूज कोर्ट में अपीयर हो जाता है तो उसकी प्रोसीडिंग अलग रूट पे चली जाएंगी। अगर अक्यूज सम्मन लेने से मना कर देता है और कोर्ट में अपीयर नहीं होता तो उसकी प्रोसीडिंग दूसरे रास्ते पर चले जाएंगी। तो पहले हम जान लेते हैं कि अक्यूज अपीयर अगर नहीं होता है सम्मन की सर्विस होने के बाद में भी। तो दोस्तों, अगर सर्विस सम्मन की हो जाती है और अक्यूज अपीयर नहीं होता है तो सबसे पहले नेक्स्ट डेट जो आएगी उस पर मजिस्ट्रेट वारंट कर देगा, जिसको कि बेलेबल वारंट कहेंगे, BW जिसको कि कहेंगे, इशू कर देगा। उसकी सर्विस पे भी अक्यूज नहीं आता है तो मजिस्ट्रेट अगेन गैर जमानती वारंट, जिसको कि नॉन बेलेबल वारंट भी कहते हैं, अक्यूज के खिलाफ इशू कर देगा। अगर अक्यूज ने मैनेज करके या आइडेंटिटी छुपा के जो गैर जमानती वारंट है उसकी सर्विस भी नहीं हो पाती है वहाँ पे और अक्यूज मिल नहीं पाता है पुलिस को, तो मजिस्ट्रेट 82 की प्रोसीडिंग कर सकता है। 82 में प्रोक्लेम ऑफेंडर मतलब भगोड़ा होने की जो प्रोसीडिंग है उसके खिलाफ इनिशिएट हो जाएगी, जिसमें कि प्रोसेस सर्वर जो चस्पा वगैरह करने जाएगा अक्यूज के घर पे सम्मन को, 82 के सम्मन को, उसका स्टेटमेंट हो जाएगा और उसके स्टेटमेंट के बेस पे अक्यूज को प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। दोस्तों, एक तो रूट बना ये जब अक्यूज अपीयर नहीं होता है। और दूसरा रूट जान लेते हैं जहाँ पर अक्यूज अपराधी अपीयर होता है। सम्मन सर्व होता है, अपराधी अपीयर हो जाए तो सबसे पहले अक्यूज क्या करेगा, बेल उसे लेनी पड़ेगी, क्योंकि सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट का केस क्रिमिनल ऑफेंस है। जब अक्यूज बेल ले लेगा तो उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेज होगी वो होगी 251 ऑफ CRPC मीन्स फ्रेमिंग ऑफ नोटिस, जो कि मजिस्ट्रेट अक्यूज के खिलाफ नोटिस फ्रेम करेगा। अक्यूज पर मजिस्ट्रेट नोटिस फ्रेम करेगा और अपराधी से पूछेगा कि आप क्या कहना चाहते हैं, अपना जुर्म कबूल करना चाहते हैं या आप केस लड़ना चाहते हैं। अगर अपराधी कहता है कि मैं गिल्टी मानता हूं अपने आप को, तो केस वहीं ख़त्म हो सकता है। मजिस्ट्रेट फ़ाइन लगा देगा अक्यूज़ पर या अक्यूज़ को जेल में डाल सकता है या अक्यूज़ को चेक का जो डबल अमाउंट पे करने की डायरेक्शन दे सकता है या वटेवर जो मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन पावर है वो उस पर स्टेप्स कुछ भी ले सकता है। मीन्स स्टेप यही ले सकता है कि या तो डबल ऑफ चेक अमाउंट कर देगा या एक फ़ाइन लगा सकता है या चेक अमाउंट के बराबर का अमाउंट ले सकता है या सज़ा सुना सकता है गिल्टी होने पर। अगर अक्यूज़ प्लीड गिल्टी नहीं करता है तो अक्यूज़ डिफेंस लेगा अपना और डिफेंस लेने के बाद में मैटर आगे प्रोसीड हो जाएगा। अब दोस्तों, स्टेज आती है 143A की। 143A क्या है, ये है इंटरिम कंपनसेशन। ये 20% तक हो सकता है। ये 2018 के बाद में 2018 से लागू हुआ है। अगर कंप्लेनेंट का केस वैलिड है तो कंप्लेनेंट अप टू 20% कंपनसेशन अक्यूज से लेने का अधिकारी हो जाता है। ये मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो 20% तक आपको कितना दिला सकता है। ज़रूरी नहीं है कि 20% ही मिले, कम भी मिल सकता है और 20% भी मिल सकता है। दोस्तों, इसके जो आगे की स्टेज है वो है सेक्शन 145(2) ऑफ एनआई एक्ट। अक्यूज एप्लीकेशन मूव करेगा फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट विटनेस, जिसको कि सेक्शन 145(2) के अंदर डिफाइन किया गया है। उसके बाद दोस्तों कंप्लेनेंट के जो विटनेस है उनका क्रॉस
अक्यूज़ के वकील साहब क्रॉस करेंगे। क्रॉस होने के बाद में सेक्शन 313 ऑफ CRPC के अंदर अक्यूज़ का स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट होने के बाद में कंप्लेंट के वकील साहब अक्यूज़ को क्रॉस करेंगे, या अक्यूज़ के जो भी विटनेस रहेंगे, बैंक विटनेस हो सकते हैं, पोस्टल विटनेस हो सकते हैं, या अक्यूज़ के और विटनेस हो सकते हैं, उनको क्रॉस करेंगे। उसके बाद मैटर फिक्स हो जाएगा आर्गूमेंट की स्टेज पे। मैटर में आर्गूमेंट हो जाएंगे और मैटर रिजर्व हो जाएगा फॉर ऑर्डर। जिस दिन ऑर्डर सुनाया जाएगा उस दिन अक्यूज़ की प्रेजेंस सिक्योर करी जाएगी कि अक्यूज़ मस्ट आए कोर्ट के अंदर। जब अक्यूज़ की उपस्थिति में ही अक्यूज़ को या तो सज़ा सुनाई जाएगी या फिर अक्यूज़ को एक्विटल कर दिया जाएगा। मीन्स या तो अक्यूज़ केस जीतता है तो अक्यूज़ को बरी कर दिया जाएगा। अगर अक्यूज़ केस हारता है तो उसे सज़ा सुनाई दी जाएगी। सज़ा में 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या डबल ऑफ चेक अमाउंट हो सकता है, या दोनों हो सकती हैं। ये मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशनरी पावर है, जिसके अधीन वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपराधी को सज़ा सुना सकता है। दोस्तों, ये तो प्रोसीडिंग आपने आज जानी कि चेक बाउंस के केस में जो प्रोसीडिंग है, कोर्ट की प्रोसीडिंग वो क्या है। मैंने आपको ये प्रोसीडिंग डिटेल वाइज क्रमवार बता दी हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।